बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूँ जावेद इकबाल और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरे साथी एंकर मोहम्मद शुएब मौजूद हैं। हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की तारीख़ के हवाले से भी अहम दिन है। इस्लामी जो ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये एक गैर मामूली इजलास है क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हो रहा है और 41 बरस बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हो रहा है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक हद तक हमें ख़राब दिखाई दे रही है और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वहाँ पर अगर बर वक्त इमदाद ना की गई और वहाँ तक न पहुँचा गया तो अफ़गानिस्तान की तकरीबन 97% आबादी 2022 तक गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकती है, जो यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, हुकूमत में तब्दीली आई है, पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये अपील करता रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ, नई अफ़गान हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए, बातचीत किया जाए, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन याद रहे कि जो तकरीबन 9.5-10 अरब डॉलर हैं अफ़गानिस्तान के, वो अमेरिका ने मुंजमद किए हुए हैं। फिर जो आलमी डोनर्स हैं उन्होंने जो इमदाद है वो भी मुंजमद की हुई है। अगरचे कि हफ्ता कबल 28 करोड़ डॉलर रिलीज़ हुए, जो कुछ डोनर्स थे उन्होंने रिलीज़ किए, लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान का जो एक माशी निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे बैंक्स बंद हैं। और जब ऐसी सूरत में मुतालबात किए जाते हैं, अमेरिका और यूरोप उनसे मुतालबात करता है, तो फिर यहाँ पर ज़रूर सवालात उठते हैं कि कम अज़ कम इस वक्त जो है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की जाए और उसे मशरूत ना किया जाए। तो ये एक अहम मामला है जिस पे पाकिस्तान की अपील पर ज़ाहिर है सऊदी अरब ने इस मामले में पहल की और पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का ज़िम्मा उठाया। तो आज पूरी मुस्लिम उम्मा इस्लामाबाद में मौजूद है और इस पर तफसील से बातचीत की जाएगी। और इसमें जावेद भाई हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम एक पैगाम दे रहे हैं कि हम मुत्तहिद हैं, मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद है, क्योंकि जब पहले भी इजलास हुए तो उसमें जो बुनियादी एक पैगाम था वो यही दिया गया कि जो चैलेंजेस हैं, वो जो आलमी चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं, उसमें मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार होना चाहिए और हम किस तरह एक पेज पर रहते हुए इस पर बात कर सकते हैं। आपने बड़ा दुरुस्त कहा, जिस तरह मुंजमद असासों की बात आपने की, और ये मुंजमद असासे जब तक ये बहाल नहीं होंगे, बिकॉज ये एक बुनियादी मुतालबा भी है। और ये तो हम ज़ाहिर बात करें, हमने आता भी किया कि OIC का इजलास या गैर मामूली इजलास है, 17th इजलास है, पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इजलास की ही मज़ीद बात करें, क्यों ना जिक्र ये भी करें, कल जब शाम में जा रहे थे घर तो क्या ज़बरदस्त थी शाम इस्लामाबाद की, और आज जब सुबह वापस ऑफिस आ रहे थे तो क्या खूबसूरत इस्लामाबाद दिख रहा था। ठंड थी लेकिन खूबसूरती अपनी जगह बरकरार थी, सब्ज़ा अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरह बरकी कुमकुमों से सजाया गया इस्लामाबाद को, तो ये तो इस्लामाबाद की हमने बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा सजावट है कहाँ, लेकर चलते हैं आपको वहाँ। यानी मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट हाउस की, जहाँ पर होना है ये इजलास। ज़रियाब हमारी को होस्ट वहीं पर मौजूद हैं और जो मेहमान शख्सियात वहाँ पर पहुँचेंगी, थोड़ा सा इंटरेक्ट शायद ज़रियाब भी उनसे कर पाएंगे, तो ज़रियाब की तरफ चलकर उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या गैर मामूली तैयारी उन्होंने देखी और जो हैशटैग जिनका जिक्र कल भी उन्होंने किया, यानी OIC इन पाकिस्तान एंड OIC फॉर अफगानिस्तान, वो कितना हमें वहाँ पर अब नज़र आ रहा है। यानी झंडे हर मुल्क के, यानी हर मुस्लिम मुल्क का झंडा वहाँ पर होना और एक पैगाम इस तरह से दिया जाना कि हम सब एक पेज पर। ज़रियाब ज़रा प्लीज़ बताइएगा, यूँ तो कई बार गई पार्लियामेंट हाउस, लेकिन आज का माहौल कितना मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम शुएब, बहुत शुक्रिया। और वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैं इससे पहले बहुत दफ़ा पार्लियामेंट हाउस आ चुकी हूँ, लेकिन आज का माहौल, आज की गहमा गहमी देखने वाली हो। और क्यों ना हो, पाकिस्तान इतने बड़े इजलास की मेज़बानी कर रहा है, 17वां इजलास है जिसे पाकिस्तान आज उसकी मेज़बानी कर रहा है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से तमाम मुस्लिम उम्मा और तमाम जितने भी बड़े इस्लामी ममालिक हैं आज एक नुक्ते पर इत्तफाक करते हुए नजर आएंगे। अफ़गान बहन भाई जिनकी हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जिन हवाले से जिक्र करते आए हैं कि अफगान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि अफगान हमारा ब्रादर मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, बल्कि इसलिए भी कि अफगान में बसने वाले मुसलमान शहरी हैं। और जब हम मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बात करते हैं तो इसीलिए आज इस्लामाबाद को शहर इक़्तिदार को सजा दिया गया है। रेड कार्पेट पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त राहदारी पर बहुत सारी जो मेहमान शख्सियात हैं दीगर ममालिक से, वो उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो फिर ज़रियाब यहीं पर मुझे बताइएगा, थोड़ी शरारत कर लेते हैं ज़रियाब।
قریشی صاحب بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن البتہ ابھی تک وہ یہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں. جی ٹھیک زریاب، چونکہ آپ نے بات کی نا کہ مہمان شخصیات یہاں پر پہنچ رہی ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں سب سے زیادہ پنکچول کون ہے، سب سے پہلے کون آیا ہے؟ اچھا، یہاں پر پنکچولیٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قطر کے ایمبیسڈر یہاں پر پہلے پہنچ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر ممالک کے ایمبیسڈرز کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. پھر اس سے کچھ دیر پہلے مراکش کے جو ایمبیسڈر ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ UNDP سے جو نمائندگان ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام مہمان شخصیات یہاں پر آ چکی ہیں، کیونکہ اجلاس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے 11 بجے، اور 11:30 بجے کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے سیشن سے مخاطب ہوں گے اور سب کو افغانستان کے معاملے پر اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے. جہاں تک بات کی ہم نے تیاریوں کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے یہاں پر خاص انتظامات کیے گئے ہیں. اگر ہم میڈیا گیلری کے حوالے سے بات کریں، میڈیا پرسنالٹیز کے حوالے سے بات کریں، وہ تمام میڈیا کے نمائندگان جو کہ وزارت خارجہ کی طرف سے اس اجلاس کو آج اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اپنی صحافتی ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے یہاں پر پہنچے، تو ان کے لیے بھی نہ صرف سیکیورٹی کا مکمل اہتمام کیا گیا، بلکہ اسلام آباد میں تمام ایمبیسڈرز کی، تمام وزراء خارجہ کے کونسل ممبران کی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہے، وہاں پر سے جو ہے وہ پارکنگ کا انتظام رکھا گیا ہے، اور جو سپورٹس کمپلیکس ہے اسلام آباد کا، وہاں پر انتظام کیا گیا ہے شٹل بس سروس کا، جو وہاں سے ممبران کو لیتی ہے، نمائندگان کو لیتی ہے، وہ جو کونسل کے ممبران ہیں اور وہ جو میڈیا صحافی ہیں انہیں وہاں سے شٹل بس سروس کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچایا جاتا ہے. میرے پیچھے بھی بہت ساری مہمان شخصیات یہاں پر آنا شروع ہوگی. کوشش میری تھی کہ اس سے پہلے مراکش ایمبیسڈر یہاں پر موجود تھے، ان سے بات کر لی جائے، لیکن جس وقت میں آپ کو ویپر دینے میں مصروف تھی، آپ سے بات کرنے میں مصروف تھی، اس وقت وہ اور ان کا ڈیلیگیشن اندر جا چکا ہے. اب انتظار کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ جو ہی وہ اندر آتے ہیں ان سے بات کی جائے. بہرحال میں یہاں پر جو پہلی راہداری ہے وہاں پر کھڑی ہوں. میری دائیں جانب ایک اور راہداری ہے جو کہ پارلیمنٹ سیشن کے اندر جانے کا مین ایریا ہے. وہاں پر ایک وال جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، جہاں پر فارن منسٹر موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب، اور آئے گئے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پر مصافحہ بھی کریں گے، اور جو OIC سیکرٹری جنرل ہے ان کی آمد کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. جو ہی وہ یہاں پر پہنچیں گے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور OIC کے سیکرٹری جنرل کے درمیان مصافحہ ہوگا. وہیں پہ کچھ سٹیٹمنٹس کچھ ٹھیک ہے ذریعہ، آپ ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں، جس طریقے سے ریسیو کیا جانا ہے، جو پورا ایک پلان ڈیوائز کیا گیا وہ آپ ایکسپلین کر رہی تھی. جس طرح آپ نے کہا کہ قطر کے جو فارن منسٹر ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچے، اور اس طرح دیگر جو سفیر ہم یہاں پر آ رہے ہیں، یعنی فارن منسٹرز یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ دیر بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر پہنچیں گے، OIC کے سیکرٹری جنرل صاحب یہاں پر موجود ہوں گے، ان سے مصافحہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک پریس جو ٹاک ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو یہ تو آپ نے ظاہر ہے بڑی اہم کانفرنس ہے. ایک بار پھر ہم جائیں گے ذریعہ کے پاس، وہ وہاں پہ گفتگو کر رہی ہیں ہم ڈیلیگیٹس ہیں. جی وی کین سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا شعیب آپ کو، یہاں پہ ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوں گے. سو ہو از ود اس ٹوڈے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہم اینڈ لیٹس آسک دی سگنیفیکینس اینڈ دی امپورٹنس آف دس OIC conference. How are you, sir? I'm fine, thank you so much. Thank you for this opportunity to talk before starting this very important Council of Foreign Ministers of Organization of Islamic Cooperation. I represent here the Islamic Organization for Food Security. I'm the Director General of this organization. We are understanding everybody that this situation now, hard situation in neighbor country of Pakistan, and which is our also member country is Afghanistan, are very important to resolve by joint efforts, and we hope that situation with those efforts will be soon resolved, and our organization is going to be one of the main actors to resolving these issues, especially with regard to food security. Yesterday, the senior official meeting was actually discussing the draft resolution, which will be, inshallah, approved today, and I hope that again on some items related to this resolution,
a lot of us things are being told about food security. Sir, I'm sorry if I'm not interrupting you. What are you going to propose today, like about the food security? Yes. Today I will have my statement, and our statement is based on all our activities. Our activities, actually, our strategic framework, which covering all issues related to food security of our member countries. With regard to Afghanistan, today a special program is called Afghanistan Food Security Program will be adopted. And as I already told, we are going to be one of the main actors in this program, where we are going to propose to the people of Afghanistan our joint help, because we have our member countries. Today all the ministers will talk, and I'm sure they will support our organization, inshallah, for this all joint efforts. And one of the important things which we're going to propose is to arrange IOFS donor conference in February, where we will again tune up all these programs, all these efforts, and because we are very much interested to start and not to postpone any kind of help we can deliver to our brotherly Afghanistan. थैंक यू सो मच सर। तो शुएब, यहाँ पर बात की जा रही है अफ़गान बहन भाइयों के हवाले से, जो फूड स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी के हवाले से एक प्लान जो तश्कील किया जा रहा है, उस हवाले से आज एक प्रपोजल जो है वो OIC की कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी में भी इसी हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मदू की जाएगी, और उस हवाले से भी बताया जाएगा कि किस लिहाज से जो अफ़गान बहन भाई हैं उनकी मदद की जा सकती है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर खाना जंगी का माहौल तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत है, वहाँ पर इस वक्त एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो वहाँ के लोगों को तनख्वाहें भी नहीं दे पा रही है। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त बैंक्स की कंडीशंस क्या है, गवर्नमेंट की कंडीशंस क्या है। तो ये एक ऐसा फोरम है कि जिसकी मेज़बानी आज पाकिस्तान कर रहा है LHC के। अभी तो हमने सिर्फ फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, जो कि डेफिनेटली एक इंतहाई अहम पॉइंट है, लेकिन ज़रियाब यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं जिन पॉइंट्स की निशानदही करेंगे, इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान का होमवर्क था ये उसके रिजल्ट हमें नजर आ रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात की गई है, और ज़ाहिर है ये जो मामलात हैं इसी पर तो ये OIC का इजलास बुलाया गया। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रियाब। इस वक्त तक के लिए आपके पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको कुछ मनाज़र दिखा रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस के, कि जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये बराह रास्त मनाज़र हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, और जो डेलीगेशंस हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। तकरीबन 11:30 बजे ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होगा, और इससे पहले भी मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इन डेलीगेट्स का यही कहना था कि ये एक अहम इजलास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, और इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है खुसूसी तौर पर बातचीत हो रही है। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त एक क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं, और वहाँ की आबादी जो इस वक्त शदीद मौसमी हालात से दो चार है, उसमें क्या मुमकिना तौर पर इमदाद की जा सकती है। तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सर जोड़कर आज बैठेंगे। याद रहे कि इसमें मुस्लिम उम्मा से जो नुमाइंदे हैं वो तो शिरकत कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल हैं। अमेरिका के अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे टॉम वेस्ट वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कुछ और मंदूबीन भी हैं, जिससे इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये इस वक्त आप जो मनाज़र देख रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस हॉल के पार्लियामेंट हाउस के अंदर के मनाज़र हैं, जिसमें डेलीगेशंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये रेड कारपेट है, यहाँ से दाखिल हो रहे हैं जो मुख्तलिफ डेलीगेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। मुकम्मल तौर पर तैयारी मुकम्मल है इस कॉन्फ्रेंस की, और जो वफूद हैं मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, उनकी आमद का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, इस वक्त ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के दाखिल होने के बाद। सुर्ख कालीन यानी रेड कार्पेट, ये ज़बरदस्त एक रिसीव किया जाएगा जो मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर के मनाज़िर हैं इस वक्त हम आपको वो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा सेशन जो है उसकी बात भी कर लेते हैं कि जो सेशन का आगाज़ है वो तकरीबन
11:30 بجے ہونا ہے تلاوت قرآن پاک سے. اس کے بعد جو چیئر کر رہے ہیں سیشن کو یعنی شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر آف پاکستان, ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور ان کے بعد رائل ہائنس پرنس فیصل بن فرحان ال سعود فارن منسٹر ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس دی جائیں گی OIC ریجنل گروپس ایشیا, افریقہ, عرب کی جانب سے. اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ دی جائے گی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے ڈاکٹر محمد الجسر صاحب جو موجود ہیں پاکستان میں, ان کی سٹیٹمنٹ. اور اس کے بعد کی نوٹ اہم خطاب جس کا انتظار ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا. تو ابھی 9:30 تقریباً 2 گھنٹے بعد اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے. تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مہمان گرامی جو ہیں ان کے آمد کا سلسلہ اس وقت مہمانوں کی وہاں پر بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کا تعارف بھی کروا لیں. جو ہی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سابق سفیر جناب نجم الثاقب صاحب, بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب, آپ نے ہمیں آج صبح اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. نجم الثاقب صاحب, جن OIC اجلاس کی بات کی جاتی ہے اس میں 1974 کی بھی بات کی جاتی ہے, پھر افغانستان کے حوالے سے جو 1981 میں کانفرنس ہوئی اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. آج کی کانفرنس میں چاہوں گا کہ ہم آغاز ایک جنرل ویو سے کریں کہ ان کانفرنسز کو دیکھ کے, اور ظاہر ہے وہ تو ہم نے اور آپ نے بھی سنی ہوگی, زمانہ طالب علمی تھی آپ کا بھی یقیناً. یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک غیر معمولی ہے اور کس حد تک اہم ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے, ایک مجموعی تصویر اگر کی بات کی جائے؟ شکریہ جاوید اور شکریہ شعیب آپ کا. آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. اور مجھے جب آپ بول رہے تھے دونوں چھوٹے بھائی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہے وہ پاکستان جو کہ اپنی میزبانی میں, اپنی ہاسپٹیلٹی میں یکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پاکستان میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں. اس میں انتظامی طور پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے, مجھے یاد ہے 12ویں سارک سمٹ تھی, میں ڈائریکٹر تھا اس پوری یعنی کانفرنس کا. اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جاوید, جب آپ انتظامی طور پہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے یعنی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہوگا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ چیز ہمیں ایک سین میں تو آپ نے PTV نے دکھا دیا کہ جی یہ ایک ریڈ کارپٹ ہے اور یہ اس جگہ پہ کانفرنس ہے, لیکن اس کے انتظامات کی جو ڈیٹیل ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایک ہیومنگس ٹاسک ہے, ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. مثال کے طور پہ کون سا وزیر خارجہ یا کون سی ڈگنیٹری جو ہے اس نے کس فلائٹ سے آنا ہے, اس کا لگیج اور بیگیج جو ہے وہ کس گاڑی میں پڑے گا, اس کے لیے پروٹوکول جو ہے اس کا ایک آفیسر یا پروٹوکول کا سٹاف جو ہے وہ کس طریقے سے اس نے کس جگہ پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے. پھر اس نے ہوٹل میں جانا ہے, چیک ان کرنا ہے, تو ہوٹل کے اندر موجود ہیں آپ کے وہ لوگ جو ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ویلکم ڈرنک سے شروع ہوتی ہے بات. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سیکیورٹی کے انتظامات, یہ آپ کی مرگلہ ہل سے لے کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یعنی جو بھی سڑکوں پہ جا رہا ہے اس کی تھوڑی چیکنگ ہو رہی ہے جو کہ ایک نارمل روٹین کی سیکیورٹی کے وقت اینگل. اس کے بعد یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو یا جہاں کہیں بھی آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کا کچھ سیکیورٹی کا اینگل, اور اس میں آپ کی ٹریفک آتی ہے. اور پھر اب جب یہ مہمان آتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے لے کے پھر ان کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر بیٹھتا ہے, وہ گپ شپ ہوتی ہے ان کی, وہ پوچھتے ہیں اچھا بھائی کیسی ہو رہی ہے کانفرنس, کیا ہو رہا ہے, تو اس کو بتایا. ایک پروگرام کی ہماری بکلیٹ ہوتی ہے, وہ ہم اس کو مہمان کو دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا پروگرام ہے, اور وہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہاں میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو اس وقت آپ کے یعنی PTV کی جو کوریج ہے, ہمارے بڑے محدود ریسورسز ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسر حضرات, ہماری مینجمنٹ, آپ کے جو اینکرز ہیں, یہ جو کیمرہ مین ہیں, یہ جو ٹیکنیشینز ہیں, یہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ کتنی محنت سے اور کس طریقے سے یہ اکٹھے ہو کے اور ٹائملی آپ کو رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا نہ صرف اسلام آباد کی آپ کی جو انتظامیہ ہے, جو پولیس ہے, جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو CDA ہے, اس کے ساتھ ساتھ PTV بھی ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس کی طرف کہ سبسٹینٹیو جو ہے, یعنی جو اس کا مواد ہوتا ہے, جو آپ کی جو سبسٹنس ہوتا ہے اس طرح کی کانفرنس کا, اس میں کچھ پیپرز پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک, اس کو ہم ورکنگ لیول کی میٹنگز کہتے ہیں.
جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہوگا. اور اگر ہم OIC کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ اس میں بہت اہم ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے ایجنڈا آئٹم جو ہیں وہ اس کانفرنس میں زیر بحث آئیں گے. اب اس میں ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے اس ایجنڈے کے مطابق جو ان کی پالیسی ہوتی ہے, یا اگر فرض کرے ڈونیشن دینی ہے, پلیج کرنا ہے, کوئی پولیٹیکل, سیاسی, سفارتی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے. اچھا, یہ ہو گئی آپ کی ورکنگ لیول پہ. فارن منسٹر تو بعد میں آتے ہیں نا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی یعنی ایک بیٹھک کریٹ ہوتی ہے جس میں فارن منسٹرز نے ملنا ہے, تو ان کے جو اوپر ہیں, مثلا اگر ان کے پریزیڈنٹ ہیں, کنگ ہیں, یا ان کے جو وزیر اعظم ہیں, وزراء اعظم ہیں, ان سے وہ پوری چیز جو ہے وہ ان کی اجازت لی جاتی ہے, باقاعدہ اپروولز ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جس طرح ہمارے چیف ایگزیکٹو عمران خان ہیں, تو یہ سارا کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے. ورکنگ لیول کے بعد جب آپ منسٹیریل لیول پہ آتے ہیں تو اس وقت, جو کہ ابھی آپ نے بتایا 11:30 بجے یہ شروع ہوگا, اس میں ویریس جو آپ کے مین ریپریزنٹیٹیو ہیں, مثال کے طور پہ OIC کے جو آپ کے ہیں یعنی سیکرٹری جنرل, ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی. سعودی عربیہ جس نے کہ یہ مانا پاکستان کی ریکویسٹ پہ کہ یہ کانفرنس ہونی چاہیے, ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوگی, اس سے پہلے کہ وزیر اعظم بولیں. اب اس کے ساتھ ساتھ بائیلیٹرلز ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ دو طرفہ تعلقات کی جو کل سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو سارے کل میری یہ جو آپ کے ملیزیا کے ہیں فارن منسٹر, ان سے میری ملاقات ہوئی. یعنی کافی سارے جو منسٹرز ہیں, جو یعنی ڈگنیٹریز ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ P5 سے, جاپان سے ہے, یعنی اٹلی سے بھی ہیں, آسٹریلیا سے بھی ہیں, ڈونر کنٹریز کے ہیں, بینکوں کے ہیں. اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپس میں بھی بات کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیڈ لائنز کی میٹنگز یا مارجنز کی میٹنگ. اس کے لیے بھی فارن آفس جو ہے وہ تیاری کرتا ہے. اس کمرے میں یعنی فرض کریں ملیزیا اور انڈونیزیا کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی بائیلیٹرل, اس میں نہ صرف OIC کی بات ہوگی کہ اس میں کیا ہم نے کرنا ہے, بلکہ یہ ہوگا کہ آپس کے تعلقات جو ہے, کیونکہ موقع فراہم کیا نا پاکستان نے کہ آپ آپس کے تعلقات کو بھی اس میں یعنی کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے کانفرنس کا جو مقصد ہے, جو آپ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, کہ بنیادی طور پہ اس کانفرنس کا صرف ایک ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, جو کہ انسانی بحران پیدا ہوا ہے, جس میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ بچے سڑکوں پہ نہیں آ رہے, بچے لوگ بیچنا شروع کر دیے ہیں انہوں نے, ان کو کھانے کا مسئلہ پڑ گیا ہے. اور اس قدر ٹھنڈ ہے وہاں پہ, آپ نے کندھاری ہواؤں کا سنا ہوگا کہ وہ آتی ہیں کوئٹہ میں اور کوئٹہ سے پھر اس طرف آتی ہیں. یقین کیجئے اس وقت ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, انہوں نے کھانا کھانا ہے, ان کو سردی لگ رہی ہے, ان کو کمبل چاہیے, وہ بیمار ہیں, ان کو دوائیاں چاہیے. اچھا, اس کے لیے پاکستان کا یہ اقدام جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ میرا تو چونکہ ملک ہے, میں تو اپنے ملک کی تعریف کروں گا, لیکن دنیا بھر کے ممالک اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو مینا ہے یہ آگے بڑھ کے تھامی ہے. اور اس میں پاکستان نے بتایا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی ملک میں, یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, کسی بھی ملک میں جب انسانی بحران کو پیدا ہوگا تو پاکستان سر فہرست ملکوں میں ہے جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہمارے بڑے محدود وسائل ہیں, ہماری کوشش اب یہ ہے کہ یہ جو ممالک اکٹھے ہوئے ہیں یہ مل کے کوئی فیصلہ کریں کہ, اور صرف پلیج نہ کریں, صرف یہ نہ کہیں کہ جی اتنے پیسے ہم دے دیں گے, اتنی دوائیاں آ جائیں گی. بابا آج 19 تاریخ ہے, آج آپ فیصلہ کیجئے اور کل وہاں پہ یہ امداد پہنچنی چاہیے میرے خیال میں. ہاں, کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے وہ یقیناً گھمبیر ہے, اور یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, بلکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے, UNDP کہہ رہا ہے, WHO کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال بہت گھمبیر ہے. ایسی صورت میں اگر آپ معاملات کو مشروط کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ مختلف جگہوں پہ ذکر ہوتے ہیں, امریکہ اور یورپ بات کرتا ہے انسانی حقوق کی اور ان چیزوں کی, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے نجم ثاقب صاحب کہ آپ معیشت کو
उनके मुंजमद असासों को और बैन अल-अक़वामी इमदाद को आप मशरूत कर देते हैं, वहाँ तो अब खदशात और ख़तरात ये हैं कि कोई खुदा न ख्वास्ता इंसानी जो अलमिया है वो जन्म ना ले ले। तो अगर ऐसे में आप मशरूत करेंगे सारे मामलात को, तो ये तो फिर जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पूरी दुनिया मगरब और अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो फिर आप उसको तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जावेद आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो सियासी और सिफारती और माशी और माशरती ये जो मसाइल होते हैं ना, ये एक तरफ रखने पड़ते हैं जब इंसानी मसाइल पैदा होते हैं। अब उसमें अमेरिका के अंदर खुद यूरोप के कई ममालिक में अब ये गुफ्तगू हो रही है कि भाई आप तालिबान को तस्लीम नहीं करते, ना करें। इस वक्त सियासी बात करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तालिबान क्यों आए, अमेरिका को क्यों शिकस्त हुई, किस लिए, यानी 15 अगस्त से लेके अब तक तालिबान मुसल्लत हैं और वो ह्यूमन राइट्स पे ये नहीं कर रहे, और वो अपनी हुकूमत में किसी खातून को यानी कैबिनेट मेंबर नहीं बना रहे, या बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे। और बाबा इस वक्त ये सियासत की बात नहीं है, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ OIC के ममालिक में ये बातें हो रही हैं, यूरोप में ये बातें हो रही हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये बातें हो रही हैं, साउथ अमेरिका में ये बातें हो रही हैं कि ये वक्त जो है ये सियासत करने का वक्त नहीं है कि आप कहें कि चूंकि तालिबान हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आए, क्योंकि अशरफ गनी की गवर्नमेंट को हम चाहते थे कि वो चलती रहे और ये जो तालिबान हैं ये पीछे रहें, लिहाजा हम इनकी मदद नहीं करेंगे, जो कि 40-45 मिलियन हमारे अफगान बहन भाई हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जावेद कि इसमें इस वक्त सियासत करने का यानी वो ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिफारतकारी की ज़रूरत है, वो सिफारतकारी जो इस इंसानी अलमिये को सही तरह से एड्रेस कर सके। अच्छा, अब आता है जी कि वो हम तालिबान को मदद नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे ट्रक हैं, 1-2 जहाज जो है उसमें दवाइयाँ आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं जी हम तालिबान को नहीं देंगे। बाबा ना दीजिए, आप NGOs के जरिए दे दीजिए। पाकिस्तान ने खुद कहा है कि जी हमारे रास्ते से, हमने तो हिंदुस्तान से कह दिया कि जी आप अपने ट्रक लेके जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारी नीयत जो है उस पे किसी किस्म का शक किसी को नहीं है। और ये जो यानी इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है जावेद, उसमें अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान से भी एक डेलीगेशन है। हमारी ख्वाहिश है कि जब हम बात करते हैं, याद रहे कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़े वजाहत से परसों ये कहा था कि हम तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल तालिबान की हुकूमत को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसीलिए अफगानिस्तान का जो डेलीगेशन है, जो उनकी अबूरी हुकूमत के अबूरी फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए हैं, वो आके खुद बताएं कि जी इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है। और ये लोग जो तमाम आपके 57 ममालिक के, जो आपके मुस्लिम ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फॉरेन मिनिस्टर लेवल से लेके नीचे तक, ये डिग्नेटरीज को वो खुद बताएं कि देखिए जिस अलमिये की, इंसानी अलमिये की हम बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अखबारों में और चैनल्स में बताया जा रहा है, वो असल में उसकी नौइयत ये है। और अंजुम साकिब साहब, जो वहाँ पर सिचुएशन है उसकी एक क्लियर पिक्चर तो अब आलमी बरादरी के सामने भी है, मुल्कों के सामने भी है। कुछ इदारे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी जो डिटेल्स हमारे सामने आती हैं कि कहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, सब कुछ तो सामने। दैट मीन्स जो इशूज़ हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, उनका सोल्यूशन क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन सोल्यूशंस को अब एग्जीक्यूट करना है। और ये एक फोरम यानी OIC जिसमें हम जिसकी आज हम बात भी करें, अगर चीज़ें सामने हैं, मसाइल सामने हैं, उसका हल हम सब जानते हैं कि क्या है, क्या हम फौरी तौर पर प्रेशराइज कर पाएंगे कि मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, क्योंकि ये एक बुनियादी मुतालबा भी और एक बुनियादी मसले के हल की तरफ बढ़ता कदम भी है। अगर हम ये कर पाते हैं तो कितना और वक्त लग जाएगा इस सारे प्रोसेस को होते हुए? देखिए, ये जो आपने मुंजमद असासों की बात की है ना शुएब, ये तकरीबन बनते हैं 9.5 अरब, बिल्कुल 9.5 बिलियन डॉलर्स हैं। और ये अफगानिस्तान की हुकूमत के हैं, ये अफगानिस्तान के 45 मिलियन लोगों के पैसे हैं, जो कि अमेरिकन और UK के समझिए कि बैंकों में पड़े हुए हैं। जब 15 अगस्त में, अब यानी 15 अगस्त को ये सारा ऐलान होता है कि तालिबान का तसल्लुत जो है वो काबुल में कायम हो गया, और ये याद रखिएगा कि ये एक पहली हुकूमत आई है अफगानिस्तान में जो कि इस वक्त हमने तस्लीम नहीं किया उसको, इसलिए कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ख़ित्ते के ममालिक आगे आएँ, अमेरिका इसको यानी वजाहत के साथ बताए कि अब सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको करे। लेकिन जब ये आती है तालिबान की जो तसल्लुत कायम होता है, क्योंकि मैं इसको अवॉइड करता हूँ इस एक्सप्रेशन को कि जी उन्होंने
अपने मुल्क पे कब्जा कर लिया। अपने मुल्क पे कौन कब्जा करता है? उन्होंने तसल्लुत कायम किया अपना, और अशरफ गनी साहब को ताजिकिस्तान की तरफ भागना पड़ा। ये जो इस वक्त तसल्लुत कायम है, ये सिर्फ काबुल की हद तक नहीं है जिस तरह अशरफ गनी का था, ये पूरे अफगानिस्तान का है। और यही वजह थी कि उनको किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। अब यह है कि उन्होंने हुकूमत चलानी है, अगला दिन आता है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, आपको पता लगता है आपका बैंक खाली है। वो जो मुलाजमीन हैं आपके, वो जो जिन लोगों ने, पुलिस वाले हैं जिन लोगों ने के काम करना है, उनको पैसे चाहिए। जब देखा तो पता लगा कि जी यानी अमेरिका ने आपके तमाम किस्म के एसेट्स जो हैं, देखिए एक छोटा सा मुल्क है अफगानिस्तान, इसके लिए तकरीबन $10 बिलियन जो हैं, ये बड़ी रकम होती है। अच्छा, उसमें से आपने किस तरह से तनख्वाहें देनी है? अब ये कि एक सियासी इसका पहलू सबसे पहले बताते हैं आपको कि ये मुंजमद क्यों हुए और अब ये किस तरह से अनफ्रीज हो सकते हैं। ये एक मैसेज दिया यानी अमेरिका ने और यूके ने कि ठीक है कि हम 20 साल वहां रहे, हम वहां ठीक तरह से नहीं कर सके। हम वो जो गए थे ना, जब ये 2001 की बात है, विनिंग द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द अफगान पीपल। और नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रियाब बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा से बात कर रही हैं, हम आपको बराह रास्त दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब मुझे वक्त देने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे साथ सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से आज अफगान बहन भाइयों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक टू हिम। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ अफगानिस्तान टुडे। Thank you. First of all, let me also express our gratitude to the OIC for convening this meeting and for Pakistan to host this meeting. This is basically for deciding on the humanitarian action that the OIC can offer to the people of Afghanistan in these difficult times. Bangladesh is also ready to extend our material support to the Afghan people, especially food and medicine, of course through the mechanism decided by the OIC. Food and medicine, this is the very important thing that you are going to talk about. So what is the way forward now after this OIC session? Well, there is a resolution which would be adopted today, and in that resolution there is a mechanism referred to as the OIC emergency food system, which will convene a meeting of the donors very soon to decide on the modalities, and then it should be done very quickly because the time is running out. Thank you. Sir, thank you, Excellency. So, जावेद साहब, आपने सुना कि यहाँ पर आज बांग्लादेश की तरफ से मेडिसिन और फूड के हवाले से, फूड रिजर्व्स के हवाले से बात की जा रही है और इस तरह से एक प्रपोजल जो है वो पेश किया जा रहा है। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान की तरफ से जो काविशें की जा रही थी कि लोगों को मुत्तहिद किया जाए अफगानिस्तान के मामले पर, आज हम ये कोशिश कामयाब होती हुई देख रहे हैं कि सिर्फ कोई एक नहीं है अफगान बहन भाइयों की मदद के लिए, बल्कि हम देखते हैं कि सिर्फ फूड ही नहीं, मेडिसिन और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिन पर आज जाके कुछ ना कुछ प्रपोज किया जा रहा है। लेट्स सी कि हम कैसी रेजोल्यूशन पास होते हुए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिनका खिताब डेफिनेटली अहमियत का हामिल है, आज वो मुस्लिम उम्मा को किस तरह से अपने खिताब के जरिए कायल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़रियाब से हमारा राब्ता जारी रहेगा। नजमुल साकिब साहब, आप बात कर रहे थे और उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आपने शुरू में वो एक तसल्लुत की बात की कि अभी चंद रोज़ कबल हामिद करज़ई ने भी ये कहा, जो साबिक अफगान सदर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि तालिबान खुद से कब्ज़ा करने नहीं आए काबुल में, वो काबुल के बाहर मौजूद थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अमेरिका बार बार कह रहा था कि अगर बाई फोर्स आएंगे तालिबान काबुल के अंदर तो फिर हम उनके उस कंट्रोल को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि जो गुज़श्ता हुकूमत थी वो फ़रार हो गई थी, अशरफ गनी चले गए, बैग समेत उनकी काबीना चली गई, एक खिला पैदा हो गया था अफगानिस्तान के अंदर, तो हमने खुद तालिबान को दावत दी कि आप आएँ, बजाय इसके कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो आपकी बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं कि वो कब्ज़ा या इस तरह की बात तो नहीं हुई। अपने मुल्कों पे कौन कब्जा करता है, और ये तालिबान जो हैं ये वहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, मैं उस बात को यानी आखिर तक पहुँचाते हैं, ये जो आपने $9.5 बिलियन की बात की थी कि ये फ्रीज़ हुए, तो उसमें चूँकि एक शर्मिंदगी थी यानी अमेरिका को और सारे उसके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस को, कि हम चाहते थे जो वो हो नहीं सका।
ہم یہ چاہتے تھے کہ اشرف غنی کی حکومت چلتی رہے, ان کے جو سارے فوجیوں کو تنخواہیں ہم دیتے رہیں, اور وہ جو 3 لاکھ کے قریب آپ نے سیکورٹی فورسز بنائی تھی وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی, وہ کس تھن ایئر میں ہوا میں تحلیل ہو گئے اور لمحہ بھر میں اس طرح کر کے وہ آگے. اب یہ پسند نہیں آیا ویسٹرن پاورز کو. اب جب پسند نہیں آیا تو اب کریں کیا؟ ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں, ان کے جرنیل جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پوری قوم کے سامنے بتاتے ہیں جی ہم نے طالبان کو سمجھنے میں غلطی کی, ہم نے اشرف غنی اور اس کی سیکورٹی فورسز پہ خواہ مخواہ بھروسہ کیا, غلطی کی, ہم نے 20 سال رہ کے جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. یہ ان کے جرنیل جو ہیں اور ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں, جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے یہ سب کے سامنے بولا. اچھا اب یہ ہے کہ کیا کیا جاتا. اس میں سب سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے 35 سال اس دشت کی سیاحی میں سفارتکاری میں گزارے ہیں, یوں سمجھیے کہ امریکہ اس وقت جو ہے 15 اگست سے لے کے اب تک ایک پنشمنٹ موڈ میں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ جو سکسیس ملی ہے اس کو وہ قبول کرے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس حکومت کو آگے بڑھائیں. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے بڑی ہی مشکل قسم کی شرائط عائد کر دی ہیں. سب سے پہلے یہ کیجئے کہ اپنی حکومت کو انکلوسیو کیجئے, آپ اس میں تمام قسم کے جو طبقات ہیں. اب یہ ہنسی مجھے آتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب اندازہ لگائیے کہ یہ پٹھان کلچر ہے, یہ افغان کلچر ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے یہ جو افغان کلچر ہے, یہ جو پٹھان کلچر ہے. اچھا جو یعنی پختون کلچر ہے جو کہ آپ تو زیادہ جانتے ہیں اس کو. اچھا اب 20 سال آپ وہاں رہتے ہیں, اس سے پہلے آپ پوری تیاری کر کے آتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ پختون کلچر ہے کیا. اب اس میں دشمن کو آپ ایک جنگ کر کے آپ اس پہ یعنی جیت کے آپ آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دشمن کو ساتھ بٹھائیں. اس کی وہ مثال کسی نے دی تھی کہ اگر آپ جو بائیڈن صاحب آپ جیت گئے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو ہارے ہوئے ہیں آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے 4-5 بندوں کو بھی آپ اپنے ساتھ ملا کے حکومت میں شامل کریں. تو ایک بڑی سخت شرط. دوسری شرط یہ کہ جی ہیومن رائٹس کی سیف گارڈ کے لیے ہمیں طالبان کی حکومت شورٹیز دے کہ ہر قسم کا جو ہیومن رائٹ ہے, جس میں فریڈم آف ایکسپریشن آتا ہے, آپ کا کھانے پینے کا سلسلہ آتا ہے, اور تمام قسم کی فریڈم آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اسکینڈینیوین کنٹری ہے, یہ کوئی آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. تیسری بات کہ جی ادھر جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو اس طریقے سے آپ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 20 سال آپ وہاں رہے, آپ یہ سارا کچھ کر سکے تھے؟ جو اشرف غنی کی حکومت تھی اس میں 15-20 کوئی خواتین تھیں, وہ کس قدر زیادہ انکلوسیو تھی. ندیم صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا کیونکہ بار بار ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ریڈ کارپٹ پہ کون آ رہا ہے, کون مہمان شخصیات پہنچ رہی ہیں. زریاب کی جانب ایک بار پھر چلتے ہیں. زریاب کس کے ساتھ موجود ہیں آپ اور کون کون اب تک پہنچ چکا ہے؟ انوائے آف افغانستان اکبر علی پیسنانی صاحب کے ساتھ موجود ہوں. یہ افغانستان سے یہاں پر آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی اکبر صاحب. السلام علیکم. علی اکبر صاحب, ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہاں پر آج افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ایمبیسیڈر سے, بہت سے ڈپٹی ایمبیسیڈر سے میری بات ہوئی, ملاقات ہوئی ہے, اور سب نے اپنے اپنے طریقے سے افغانستان کی مدد کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے گا آج آپ کس مقصد کے ساتھ, 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے یہ کانفرنس ارینج کی ہے. اور میں کل صبح ہی افغانستان سے آیا ہوں, کابل سے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی طرف سے, ہزائنس کی طرف سے, میں ہزائنس کا اسپیشل انوائے ہوں وہاں پہ. اس وقت جو وہاں پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں افغانستان میں وہ کافی تشویشناک ہیں, کافی سیریس ہیں. بہت ساری ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, اسپیشلی UN ایجنسیز جو ہیں, UNDP ہے یا UNHCR ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اکنامکلی بہت ہی چیلنجز ہیں. اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بھی 20 سال سے وہاں کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. میں وہاں پہ ہزائنس کا نمائندہ ہوں, اور انہوں نے بھی کافی حد تک UN کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے, جتنی مدد ہو سکتی ہے, اسپیشلی اکنامک لحاظ سے, ہیلتھ کے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن سچویشن کافی سیریس ہے. آئی تھنک گورنمنٹ پاکستان کی طرف جو انیشیٹو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. ہوپ فلی مسلم کنٹریز جو یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ کر کے اور
अफ़गान बहन भाइयों की हेल्प करने की कोशिश अली अकबर साहब, ये बताइएगा, अभी जब मेरी बात हुई बांग्लादेश के सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल, और उनके अलावा भी दीगर शख्सियात से बात हुई, मेडिसिन के बारे में बात की गई और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के हवाले से कुछ जो प्रोजेक्शंस हैं वो आज यहाँ पर प्रपोज की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों की इस वक्त जो बेसिक नीड है वो क्या है? सिर्फ बेसिक नीड जो है वो तो ऑफ कोर्स फूड सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, और आई थिंक पाकिस्तान में इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। वो बहुत सारे जो फूड मेडिसिन की सप्लाई जो पाकिस्तान के थ्रू तुर्कम बॉर्डर के थ्रू आ रही हैं, उन्हें काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन एक मेजर इशू जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सैंक्शन की वजह से फंड्स आ नहीं रहे हैं। तो जब तक मनी सप्लाई कंट्री के अंदर नहीं होगी, जब सिक्योरिटी वो नहीं होगी, इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना बहुत ही चैलेंजिंग है। When we talk about sanction, जब हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पर एसेट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, आपको लगता है कि आज के इस इजलास के बाद जब यहाँ से बिल मौजूदा करारदाद पास होती है तो हम अमेरिका को या बाकी दीगर आलमी ताकतों को और बड़े ममालिक को यकजा कर सकेंगे कि अफगानिस्तान पर जो लगाई गई पाबंदियाँ हैं उन्हें फौरी तौर पर हटाया जा सके? आई थिंक डिस्कशन तो काफ़ी हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा दोहा के अंदर रेगुलर डिस्कशन हो रहे हैं, तालिबान डेलीगेशन भी दोहा जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन वाले भी आ रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो हो रहा है। रिसेंटली $280 मिलियन उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं स्पेशल फंड के थ्रू, जो हेल्थ और फूड सप्लाई के लिए कर रहे हैं। बट बेसिकली एजुकेशन के हवाले से भी मुश्किलात हैं, क्योंकि वो टीचर्स की सैलरीज वगैरह पे करने के लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो फ़ंड का रिलीज़ करना, फ़ंड की अवेलेबिलिटी करना अफगान के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब अपना वक्त देने के लिए। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वहाँ पर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं अफगान गवर्नमेंट के पास। तो सिर्फ यहाँ पर हमें मेडिसिन या फिर अद्वियात और ग़ज़ाई किल्लत को ही पूरा नहीं करना, बल्कि हमें ये भी देखना है कि मईशत का पहिया चलाने के लिए, घर का किचन चलाने के लिए, क्योंकि जब तक लोग मौशी तौर पर सुकून नहीं उनमें सुकून नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा, हम देखेंगे कि अफगानिस्तान में इंतशार और अनारकी फैली रहेगी। खाना जंगी हो ना हो, लेकिन जिस तरह से ग़ज़ाई किल्लत का फक़दान है, अद्वियात का फक़दान है, सुकून का फक़दान है, डेफिनेटली माहौल ख़राब हो सकता है। ठीक है सर, आप दोबारा भी आपकी तरफ आएंगे। सर गुफ्तगू आपने भी सुनी, यूँ तो सर आपने कहा कि खाना जंगी होना हो, लेकिन जो अगस्त में माहौल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई मामलात ख़राब हो, उस तरह से तो ख़राब नहीं, लेकिन अब जो सिचुएशन का हम जिक्र भी करें, ज़ाहिर है फूड का इशू है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो साथ मौसम की सख्ती है, उसकी वजह से अब हो ना हो खाना जंगी की तरफ सूरत हाल बढ़ती दिखाई दे रही है। नहीं, लेकिन इसमें मैं भी एक नजर साकिब साहब ऐड कर लूँ। जो बात हो रही है, सैंक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि असल मामला है तालिबान पे सैंक्शंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की भी, अमेरिका की भी। उसकी वजह से ज़ाहिर है उनके फंड्स भी फ्रीज़ है, सारा मामला। लेकिन मामला इंसानी बहरान का है, और जिस तरफ हमारी हुकूमत भी बार बार, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा, और जिसकी तरफ अभी शुएब ने भी यही सवाल किया, मैं चाह रहा हूँ कि उसी में ऐड करूँ कि वो कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अमन कायम करने की, इसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि बहुत से लोग कहीं दोबारा से उन जो दुश्मन एलिमेंट्स हैं उनके हाथों में न चले जाएं पैसे के लिए, अपनी माशी हालत को बेहतर करने के लिए। ज़ाहिर है ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद का मामला है, तो इसमें तो कम से कम आप इन सैंक्शंस को और इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। यानी रिकग्निशन वाले मामला तो वो तो अगले मराहिल हैं, लेकिन असल में तो फोकस हम इन स्पीशीज़ पे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा शुएब, और आपने भी जावेद बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए इस सिलसिले में। मुसीबत ये होती है कि जब हम सियासत और सिफारत के उस सहराओं में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि आखिर में जो चीज़ होती है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी कंट्री का, उसका अपना एक मतमा नज़र होता है। और ये कहानियाँ कि जी ह्यूमन राइट्स, अब देखें ना, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो यानी हुई हुई है उसके मुताबिक कि अगर आप देख लें, मगर मुसीबत ये है कि ह्यूमन्स की फ़िक्र नहीं कर रहे, ह्यूमन राइट्स की फ़िक्र में पड़े हुए हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जब हम रियल पॉलिटिक की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके से जो दुनिया के मुख्तलिफ ख़ासतौर पर पावरफुल ममालिक हैं, तो उसमें हमें डबल टॉक नज़र आती है, डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। इस वक्त जो है वो मैं तो खुश हुआ, ये जो अभी हमने देखा अफ़गानिस्तान के जो थे रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए हैं, उन्होंने वही बातें की जावेद जो आप और जो शुएब आप कर रहे थे। ये दरअसल नेटो की तरफ से अफगानिस्तान में नुमाइंदे थे। जी, तो और वो अफगानिस्तान से होकर आए थे। और मैं तो उनकी उर्दू इतनी शुस्ता और साफ उर्दू जो है वो सुन के तो बड़ा मुतासिर हुआ हूँ।
ये अब देखिए ना, अब तो ये गालिबन बैकग्राउंड भी पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान से। अब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आप हैरान होंगे सुन के, ये कोई आज से 15-20 साल पहले की बात है, स्पेन में मैं मौजूद था और वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स थे, तो उनमें से एक ने पूछा जी कि ये बताइए कि आप अफगानिस्तान का क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, उसकी अपनी एक गवर्नमेंट है, अपने हिसाब किताब हैं, तो आप अफगानियों से पूछें। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ये मैं बात करूं सरकारी तौर पे, तो उसमें जो बाहर लोग हैं, जो बाहर की बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें से अक्सर ममालिक में उसको कहा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोई एक चीज है। और बाबा ये दो अलहदा मुल्क हैं, दोनों अलहदा अलहदा। और मैं फिर से कहूंगा कि जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत से बताया है कि ये हम इंसानी बहरान के लिए कर रहे हैं, हम तालिबान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्रेंस जब ये ख़त्म हो तो इसके बाद कुछ ऐसा हल निकले, कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसमें फौरी तौर पे इमदाद जो है वो अफगान हमारे बहन भाइयों तक पहुंच सके। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है मकसद ये है कि इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो साइड पे रखे जाएं और सिर्फ सोचा जाए तो इंसानियत का सोचा जाए। सोचा सिर्फ ये जाए कि वहाँ पर जो बच्चे हैं भूख और अफलास में मुब्तला हैं और जो वहाँ पर रहने वाले, और ये तो हम शहरों की बात करते हैं, शहरों से तो फिर कुछ खबरें आ जाती हैं, जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से तो मालूम ही नहीं होता कि वहाँ पर हालात कितने दिगरगों हैं। इस वक्त हम आपको एक बार फिर मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। अब से चंद लम्हात पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी जिन्होंने चेयर करना है इस इजलास को, इस गैर मामूली इजलास को। और इससे पहले जब ज़रियाब गुफ्तगू भी कर रही थी जो रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान से जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक बात की जावेद भाई, उन्होंने कहा कि UNDP, UNHCR, WHO वो इदारे जो वहाँ पर काम करें उनको तो बेहतर तौर पर मालूम है कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं और वहाँ पर क्या हालात हैं। लेकर चलते हैं आपको ज़रियाब की तरफ, क्योंकि ज़रियाब इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आज इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टॉक टू हिम और जानते हैं कि क्या आज होने जा रहा है इस OIC की कॉन्फ्रेंस में और वज़ारत ख़ारजा क्या तैयारियाँ करके आज अंदर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। शाह साहब ये बताइएगा, आज का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, आप पर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर हैं, क्या मैसेज है और क्या आज प्रपोज करने जा रहे हैं हम? देखिए, हमारा जो पैगाम था वो दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की जो नाजुक सूरत हाल है उस पर मबज़ूल कराना था। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इजलास से पहले ही उसमें हमें कामयाबी हो गई। किस तरह? आज अमेरिका के 39 कांग्रेसमैन अगर एक ख़त लिखते हैं, अपनी इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है और हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज अगर यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा आज आता है और अपनी राय का इजहार करता है, अपनी तशवीश का इजहार करता है, आज अगर दीगर जो सलामती काउंसिल के अहम मेंबरान हैं, मुस्तकिल मेंबरान हैं, उनकी नुमाइंदगी, जैसे अमेरिका का नुमाइंदा है, रूस का नुमाइंदा है, जब वो आते हैं और बात करते हैं तो वो जो मकसद था वो दुनिया में हमारी आवाज़ जो है ना वो पहुंच गई। मिनिस्टर साहब, अभी तक जितने भी शख्सियात आई हैं जिनसे बात हुई है, बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल जो है उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आज हम अद्वियात और मेडिसिन के और ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से भी एक प्रपोज़ल देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त अफ़गानिस्तान के लोगों की बुनियादी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ पर मौशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा बदहाली देखने को मिल रही है? जी देखिए, उनकी ज़रूरत है इस वक्त खुराक ज़रूरत है, अद्वियात ज़रूरत है, लाइफ सेविंग ड्रग ज़रूरत है अस्पतालों में, उनको सैलरीज़ के लिए पैसा ज़रूरत है और उनको अपनी मईशत चलाने के लिए अपना जो बैंकिंग का निज़ाम है उसकी बहाली ज़रूरत है। श्योर सर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली इस इजलास के रूह रवां के जिनका इंतज़ार किया जा रहा था काफ़ी वक्त से, डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो इस वक्त
بالکل ٹھیک ہے زریاب، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر موجود تھے، جس طرح گفتگو آپ نے ان سے کی، اور چونکہ ظاہر ہے وہ آئے ہیں وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے مہمانوں کو، اور جیسے ایک مہمان آئے تو شاہ صاحب نے کہا اس وقت گفتگو سے زیادہ مہمان کو ریسیو کرنا ہے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے، نیوز بریک، ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔